हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो 9 चैप्टर है आपका बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज होता है, जिसमें आपके पास क्या है, आपको स्टेटमेंट देख के फिर आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ती है और जो चीज़ वैल्यू आपको पूछी गई है, हाइट पूछी गई है या आपको लेंथ पूछी गई है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि ग्राउंड से 60 मीटर ऐसे ऊंचा होएगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हाइट कैसे मापी जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो स्ट्रिंग है और ये पतंग ऐसे उड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि रस्सी। ठीक है, जिसे हम हिंदी में रस्सी बोलते हैं। और ये हमारे पास हो जाएगी हाइट। इसको हम हाइट बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, हाइट जो है वो इसको ले लेते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपके पास हाइट की बात आएगी काइट से रिलेटेड, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, यानी कि परपेंडिकुलर को आपने हाइट लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिख रखा है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये ग्राउंड से। ठीक है, ऑफ द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैचेस टू द काइट इज टाइड। जो स्ट्रिंग अटैच है काइट के साथ, यानी कि पतंग के साथ जो रस्सी बंधी हुई है वो बिल्कुल टाइट है इस पॉइंट के साथ। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने फॉर्मूला जो है वो इस हिसाब से लगाना है कि जो वैल्यू आपको गिवन है और जो वैल्यू आपने निकालनी है, फार्मूला आप स्पेशल उसी में ही लगाएंगे। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप फार्मूला लगाने जाएं तो आपने ध्यान रखना है कि क्या वैल्यू आपको गिवन है और क्या चीज़ आपको निकालनी है। अब देखो, आपको ये 60 मीटर गिवन है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपने हाइपोटेनियस निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होता है साइन 60। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। देखो, हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी ली और ये साइन 60 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, इसलिए हमने साइन 60 का फॉर्मूला लगाया। साइन कैसे लिए लगाया, अगर हमें ये चीज़ गिवन होती तो हम यहाँ पे कोस का लगाते हैं। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल टू बी सी बाई ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास है 60 अपॉन और ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, कितना आएगा, √3 AC इज इक्वल टू 120। ठीक है, √3 AC इज इक्वल टू 120। तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 अपॉन √3। तो यहाँ तक भी सही है। अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इससे आगे भी इसको करना है तो आप इसकी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। इसको क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है हमारे पास, 3। इसको हम 3 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके मैथ में होंगे, NCERT के मैथ में क्वेश्चन इस तरह के बहुत आसान होते हैं। बस आपको थोड़े से ट्राई करने की ज़रूरत होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि आपको स्टेटमेंट जो है वो घूम के भी आ सकती है। ठीक है ना, आपकी बार उसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ लिया, अगली बार वो पॉइंट बेस भी पूछ सकता है, कितना बेस है हमारे पास, यानी कि AB की लेंथ कितनी है। वो ये स्ट्रिंग की लेंथ दे के हाइट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आएगा। बस आपने स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, फिर उसके बाद उसकी ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल बना के इसको
कंप्लीटली कर देना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं, ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर। यानी कि एक पुल बना हुआ है, ठीक है, नदी के ऊपर, तो वो जो नदी के साथ जो 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नदी बनाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिस इज रिवर, ये हमारी होगी नदी। ठीक है, नदी ऐसे चल रही है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी रिवर। इसके बाद बोला गया था ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45। इसके ऊपर से एक पुल जा रहा है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ। तो हम सबसे पहले 45 डिग्री एंगल बना लेते हैं। दिस इज़ 45 डिग्री, और पुल हम मान लेते हैं कि यहाँ से जा रहा है पुल। इसको थोड़ा और आगे कर दो, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पुल है जो इस नदी के ऊपर से जा रहा है, और इसने जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रखा है रिवर के साथ, यानी कि दिस इज़ 45। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया एक पुल जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं पिक्चर को पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही बन जाए। ठीक है, चलो अब देखो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास है रिवर, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया ब्रिज। दिस इज़ ब्रिज, ये रिवर हो गया, ये ब्रिज हो गया। ठीक है, अब ये पुल है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, चाहे वहाँ लिख ले चाहे यहाँ लिख ले, एक ही बात है। ठीक है, जो लेंथ है पुल की, जो चौड़ाई है वो सेम रहती है हर जगह। ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 विद द रिवर बैंक। रिवर के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 150, यानी कि ब्रिज की जो लेंथ है वो 150 है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि ब्रिज की जो लेंथ है वो कहाँ है। ठीक है ना, तो ब्रिज की जो लेंथ है वो कौन सी होती है, ये वाली। ये क्या है हमारे पास, ब्रिज की लेंथ। चाहे तो आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ब्रिज। कितनी गिवन है हमें, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर हमें ब्रिज की जो लेंथ है वो गिवन है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको बोला गया है कि विड्थ कितनी होगी, यानी कि जो रिवर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। अब आप बोलोगे सर इसमें चौड़ाई तो कहीं दिख भी नहीं रही है, चौड़ाई तो ये है, ठीक है ना, और यहाँ पे है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाए और हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो कैसे करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए प्लीज़, और 1 या 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि इसमें जो विड्थ है वो क्या हो सकती है। ठीक है, चलो, तो आप सभी ने सोच लिया होगा कि विड्थ हमारे पास क्या आएगी। तो विड्थ हमारे पास आएगी यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये नीचे। यहाँ से देखो ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ है, पर हमें ट्रायंगल में जाना है। विड्थ मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है ना, तो हमें विड्थ यहाँ पे बना ली है, ये वाली हमारे पास होगी विड्थ। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ कैसी है ये। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ 45, और ये हमने निकालनी है विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 150 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अब हमें विड्थ निकालनी है, तो आपको विड्थ तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ निकालनी है और जो चीज़ हमें दे रखी है फॉर्मूला उसी में ही लगता है। तो यहाँ भी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगेगा, वो हमारे पास होता है साइन का। साइन 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू BC हमने निकालना है, AC हमारे पास है 150। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 BC इज इक्वल टू 150। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन √2। अब इसको आप यहाँ पे छोड़ दें तब भी सही है, अगर इसको आपने आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे करेंगे, रैशनलाइजिंग करके। रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, देखो इसकी 150 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √2। तो हमारे पास आ जाएगा 150 √2 अपॉन √2 भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 पे कैंसिल हो जाएगा 75,
तो BC हमारे पास आ जाएगा 75√2 मीटर। ठीक है, आप इसको चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, √2 की वैल्यू रख सकते हैं आप 1.412। ठीक है, यहाँ तक आगे करना आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ तक भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, प्रूव दैट द विड्थ ऑफ द कैनल या विड्थ ऑफ द रिवर इज दिस, तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा फिर उस केस में। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका सही माना जाएगा 150/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाले हैं। इसमें आपको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे उसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए इन टाइप के क्वेश्चनों में, चैप्टर 9 के डायग्राम अगर आपने बना दिया सही से, तो आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले तो कोई भी लगा लेगा, बहुत आसान है। साइन का फॉर्मूला भी कोई भी लगा लेगा, tan का, कोस का। ज़्यादातर फॉर्मूले जो हैं इसमें 3 ही लगते हैं, साइन, कोस, tan के। ठीक है, आप चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हैं, सीकेंट, कोसिकेंट का, पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ तक भी जाएं। आप सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों से काम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज याद रखनी है 30, 45 और एंड 60 की वैल्यूज़। ठीक है, 90 का एंगल बहुत ही रेयर चांस है, 90 का एंगल वैसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पर फिर भी आपको वैल्यूज़ याद रखनी है 4 एंगल की, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मेन जो फोकस करना है वो फोकस करना है आपको डायग्राम पे। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपको 100% क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो सकता है। ठीक है, पर उसके बाद भी आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको फिर भी करनी पड़ेंगी। बट अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम ही गलत बना के आ गए हैं और क्वेश्चन आपका सही है, तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर समझ जाएगा कि जिसने डायग्राम ही गलत बनाया है क्वेश्चन कैसे सही कर दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, और इवन क्लासेस में भी ऐसे इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, क्वेश्चन जो है वो आपका सही होता है बट डायग्राम आपका गलत होता है। तो स्टूडेंट उस केस में कहता है कि सर आपने नंबर नहीं दिए। नंबर आपको कैसे मिल जाएंगे जब आपका डायग्राम ही गलत है, जब आप लॉजिक ही गलत लगा रहे हो। ठीक है ना, तो आपका आंसर कैसे सही आ जाएगा? समझ रहे हो ना बात को? तो पहले आपने डायग्राम सही बनाना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में डायग्राम रहता है, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप क्वेश्चन को फिर उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, डायग्राम पे आप कम से कम 1 या 2 मिनट जरूर लगाएं कि हमारा डायग्राम सही है नहीं, उसको 1-2 बार एनालिसिस करें। ठीक है, उसके बाद आपको 100% आपका आंसर सही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।